नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम रासायनिक अभिक्रियाओं को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं, समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो पिछले लेक्चर में हमने रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन दोनों को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, राइट। अब इस लेक्चर को हम पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ पर बता देता हूं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, देखिए किसी पदार्थ के भौतिक गुणों एवं भौतिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन को ही भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। वहीं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो देखिए जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों भौतिक अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। और रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रिया का या रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटा लेने पर भी जो मूल पदार्थ है या प्रारंभिक पदार्थ है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है, उसको ही क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। क्लियर। तो किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जिनके भौतिक गुणों में एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उन पदार्थों को ही अभिकारक कहा जाता है। तो जो प्रारंभिक पदार्थ, राइट, जो प्रारंभिक पदार्थ या जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उनको ही अभिकारक कहा जाता है। और वहीं अभिकारकों के भौतिक गुणों एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होने के पश्चात जो नया पदार्थ निर्मित होता है उस नए पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है, राइट। तो रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होने के पश्चात ही नया पदार्थ अर्थात उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों एवं रासायनिक संकेतों, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों एवं रासायनिक संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और रासायनिक समीकरण में हमेशा अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जा सकता है, राइट। तो अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है एवं उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है, राइट। तो पहली चीज तो यही हो गई कि एक रासायनिक अभिक्रिया को जब रासायनिक सूत्र एवं संकेत के माध्यम से लिखा जाता है तो उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक उपकारक हो सकते हैं, राइट। तो ये अभिकारक एक हो जाएगा और यहाँ पर अभिकारक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ये अभिकारक एक एवं अभिकारक दो से जो नया पदार्थ बनता है उसको ही उत्पाद कहते हैं। तो एक अभिक्रिया में हो सकता है एक उत्पाद या एक से अधिक उत्पाद की प्राप्ति भी हो सकती है। क्लियर। वही रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। साथ ही साथ अभिकारकों में आणविक एवं आयनिक क्या होती है, पुनर्व्यवस्था भी होती है। अर्थात जब दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो उनमें अणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है या आणविक या आयनिक पुनर्व्यवस्था होती है। और इसी की वजह से आपस में बंध टूटते हैं, साथ ही साथ नए बंधों का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया से जो नया पदार्थ बनता है उसको ही क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। क्लियर। अब जो रासायनिक अभिक्रिया है यह कई प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को अगर हम देखें तो रासायनिक अभिक्रियाओं के लगभग कितने हैं, 14 प्रकार हमको पढ़ना है। अब एमपीपीएससी प्री या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ पर एमसीक्यूज जो हैं पूछे जा सकते हैं। और यहाँ से एमसीक्यूज 3 से 4 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, टाइप 1 हो जाएगा। टाइप 1 में क्या पूछा जा सकता है, वो आपको किसी एक रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देंगे और पूछेंगे कि बताइए वह कौन सी अभिक्रिया है। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रबल अभिकारक
प्रबल अभिकारक किसी अन्य पदार्थ या समूह को प्रतिस्थापित कर देता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर जैसे मान लीजिए ये चार जो है विकल्प लिखे हुए हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। या फिर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद दो या दो से अधिक एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। अगर ये चार ऑप्शन है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। या फिर हो सकता है आपसे जो है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है लिखित में दी जा सकती है और उसको पूछा जा सकता है कि वह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे अगर हम यहां पर देखें तो जैसे हमने कहा कि H2O है, ये 2H2 प्लस का किसमें O2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर। तो यहां पर ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें एक अभिकारक है जो कि दो उत्पादों में टूट रहा है, तो पूछ सकते हैं कि यह किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये टाइप सेकंड का प्रश्न हो जाएगा। और भी कई प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कई फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, राइट। टाइप 3 का प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए जो श्वसन अभिक्रिया है, राइट, श्वसन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, राइट। ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, राइट, या फिर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो ये टाइप 3 का जो है प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर। या फिर टाइप 4 का जो प्रश्न है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर। और उसमें से फिर उन्होंने दे दिया कि जैसे श्वसन की अभिक्रिया हो जाएगी, कोयले का दहन हो जाएगा, प्रकाश का संश्लेषण हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाश का संश्लेषण। तो इस तरीके से कई प्रकार के या कई फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही से ही बता दिए ताकि अब हम हर एक जो टॉपिक है उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आपको जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं उनकी परिभाषाएं पता होनी चाहिए, उनके उदाहरण पता होने चाहिए, साथ ही साथ उनका कंसेप्ट क्या है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो एमपीपीएससी के अलावा कोई सा भी कितना ही डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर पाएंगे, राइट। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, राइट, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है उसको ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर तीसरी हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक तत्व या एक परमाणु या एक परमाणु समूह को किसी अन्य तत्व या अन्य परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है उसको ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चौथा हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें आयनिक पुनर्व्यवस्थापन होता है, राइट, तो उसको ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बाकी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको हम डिटेल में एक एक करके जो है पढ़ते चलेंगे। तो पांचवी हो जाएगी यहाँ पर ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक केमिकल क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। एक्सो का मतलब क्या हो जाता है, बाहर होना, या क्षेपी। क्लियर। ये दो शब्दों को आप यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे, राइट। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन जो है एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊर्जा उत्सर्जित होती है या उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जिसके दो उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे हो जाएगा प्राकृतिक गैस और दूसरा श्वसन।
तो देखिए, जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो इससे ऊर्जा क्या होती है, उत्पादित होती है। प्राकृतिक गैस का रासायनिक फॉर्मूला हो जाएगा CH4, राइट, मीथेन। तो जब प्राकृतिक गैस का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो उससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, साथ ही साथ जल बनता है। तो CH4 प्लस का 2O2, राइट, जब प्राकृतिक गैस का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ ही साथ जल का निर्माण होता है और ऊर्जा भी क्या होती है, उत्पन्न होती है, राइट। और यह ऊर्जा कौन सी, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होती है। वहीं दूसरा और महत्वपूर्ण, ये कई बार जो है कई एग्जाम्स में MCQs में पूछा गया कि श्वसन अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो श्वसन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जो भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है और पाचन के पश्चात जो शर्करा होती है, ग्लूकोज होती है, वो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। और कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका का श्वसन स्थल होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से ही क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो C6H12O6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, शर्करा हो जाएगी, या जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, राइट। तो ये जो प्रक्रिया है ग्लूकोज की, राइट, ग्लूकोज या शर्करा, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है। तो C6H12O6 प्लस का क्या हो जाएगा, 6CO2 हो जाएगा। और जब यह प्रक्रिया संपन्न होगी तो इससे 6CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ ही साथ जल भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पर जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ साथ ऊर्जा में क्या होता है, टूट जाता है और भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ही संग्रहित हो जाती है। अगली अभिक्रिया हो जाएगी ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, या यहां पर याद रखें एंडो, क्लियर। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जो है या उत्पाद बनने के लिए ऊर्जा का अवशोषण होता है या अवशोषित होती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है और ऊर्जा के अवशोषण से ही अभिक्रिया संपन्न होती है, तो उसे ही ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्या सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संभव है? नहीं है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में ही हो सकती है। अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है, देखिए, जो पौधे होते हैं, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो 6CO2, तो पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जड़ों से जल को ग्रहण करते हैं। तो पौधे भूमि से जड़ों के माध्यम से जल को प्राप्त करते हैं और पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। फिर प्रकाश की उपस्थिति में, अर्थात यहां पर प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है और इसी प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के पश्चात ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें शर्करा C6H12O6 तथा ऑक्सीजन जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, भूमि से या मृदा से जल को अवशोषित करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन अर्थात शर्करा तैयार करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो यहां पर प्रकाश ऊर्जा का चूंकि अवशोषण हो रहा है या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित हो रही है, इसलिए इसको ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दोनों याद रखें, जो श्वसन है या भोज्य पदार्थों का जो श्वसन अभिक्रिया है वह ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी और प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी।
अब जो है आगे हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरा क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। परंतु ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया की दो अलग अलग परिभाषाएं मिलती हैं, राइट। एक प्राचीन विचारधारा के अनुसार और एक नई विचारधारा के अनुसार, या जिसको इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। तो ऑक्सीकरण या अपचयन किसे कहा जाता है, तो प्राचीन विचारधारा के अनुसार या परंपरागत, प्राचीन या परंपरागत विचारधारा के अनुसार ऑक्सीकरण क्या होता है। देखिए, जब किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व को ग्रहण किया जाता है, क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। या हम ये कहें कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है, या ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, राइट। तो जब किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व को ग्रहण किया जाता है तथा हाइड्रोजन एवं विद्युत धनात्मक तत्व को जो है त्यागा जाता है, तो उस प्रक्रिया को ही ऑक्सीकरण कहा जाता है। इसके विपरीत जब किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व को त्यागा जाता है तथा हाइड्रोजन एवं अन्य विद्युत धनात्मक तत्व को ग्रहण किया जाता है, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन प्रक्रिया कहलाती है। उसको ही अवकरण कहते हैं और उसको ही रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा है, इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा के अनुसार जो है नई परिभाषा है, ये भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा के अनुसार ऑक्सीकरण क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, आयन या परमाणुओं का समूह इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, वह ऑक्सीकरण कहलाता है। तो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, तो वह अभिक्रिया क्या होगी, ऑक्सीकरण। तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो वह क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। और वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणुओं का समूह या आयनों का समूह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर। यहां से दो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसके हम अन्य प्रयोगों को समझते हैं। तो जो परंपरागत परिभाषा है, राइट, तो प्राचीन या परंपरागत परिभाषा के अनुसार जब पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व को ग्रहण किया जाता है तथा हाइड्रोजन एवं अन्य विद्युत धनात्मक तत्व को त्यागा जाता है, उसको ही ऑक्सीकरण कहा जाता है। या संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो उसे ही ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CuO प्लस का H2, तो इसमें H2 के साथ में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसे ही क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहा जाएगा। अब ये जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है इसका दैनिक जीवन में कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ऑक्सीकरण के दैनिक जीवन में उदाहरणों को समझते हैं और यहां से भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा। तो देखिए, हमारी प्रकृति में कई धातुएं एवं कई अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, और ऑक्सीजन जब उन धातु एवं अधातुओं के साथ में जुड़ता है तो उसको ही संक्षारण कहा जाता है, राइट। और इस अभिक्रिया में कोई भी धातु है तो उसके ऊपर जो है परत जमा हो जाती है, जिसे संक्षारण की प्रक्रिया कहा जाता है, राइट। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो धात्विक पदार्थों में ऑक्सीजन के जुड़ने से, राइट, धात्विक पदार्थों में ऑक्सीजन का जुड़ना ही संक्षारण की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे संक्षारण या कोरोसन की वजह से ही लोहे में क्या होती है, जंग लग जाती है। जब लोहे को नमी युक्त वायु में खुला छोड़ा जाता है तो लोहे में जंग लगना प्रारंभ हो जाती है। तो रस्टिंग ऑफ आयन या लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है, और संक्षारण एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण है। वैसे ही जो तांबा है, तांबे को भी यदि आप वायु में खुला छोड़ेंगे तो उस पर हरी परत जम जाती है और चांदी पर काली परत जम जाती है। ये सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। तो यहाँ से 3 फैक्ट आप याद रखेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि धातुओं का संक्षारण या कोरोजन ऑफ क्या हो जाएगा, मेटल्स हो जाएगा। तो धातुओं का संक्षारण
ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा, संक्षारण की वजह से ही लोहे में जंग लगती है। तीसरा, संक्षारण की वजह से ही तांबे के ऊपर जो परत जमती है उसका कलर कैसा होता है? हरा। ये आप याद रखें। तो संक्षारण की वजह से ही तांबे पर हरी परत जो है जम जाती है, वहीं तांबे की वजह से ही चांदी पर काली परत क्या होती है? जम जाती है। राइट। और यही कारण है कि जो चांदी है उसको फिर उजाड़ा जाता है या उसकी जो काली परत है उसको हटाया जाता है और उसकी चमक को निकाला जाता है। राइट। तो जो जंग लगना है उसका उदाहरण हम देख चुके हैं। तो जंग लगना, काली परत चढ़ना और तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये सभी ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं। जैसे 4Fe+ का 3O2, तो जब लोहे को नमीयुक्त वायु में रखा जाता है तो उससे फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसको ही क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। दूसरा, ऑक्सीकरण का दूसरा उदाहरण हो जाएगा विकृत गंधिता हो जाएगा। राइट। या रेंसिडिटी कहा जाता है। अब विकृत गंधिता क्या होती है? देखिए, ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें तेल अधिक होता है या वसा अधिक होती है, तो तेल या वसा युक्त भोज्य पदार्थों को गर्मियों के दिनों में यदि खुला छोड़ दिया जाए, अर्थात यदि उनको फ्रिज में ना रखा जाए, तो शाम तक वो भोज्य पदार्थों का जो स्वाद है वो खट्टा हो जाता है। इसको ही क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। और ये सब किसकी वजह से होता है? ऑक्सीकरण की वजह से होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर गर्मियों के दिनों में ये सब क्यों होता है? उसका कारण है कि देखिए, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, क्लियर, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे अभिक्रिया की दर भी क्या होती है? तेज होती है। और यदि तापमान ज्यादा होगा तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? ज्यादा होगी। यही कारण है कि गर्मियों के दिनों, राइट, गर्मियों के दिनों का हम उदाहरण इसीलिए लेते हैं क्योंकि गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर ज्यादा होता है। राइट। तो यदि गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसलिए ऑक्सीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। और यदि आप सब्जी को या दूध को फ्रिज में नहीं रखेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से संपन्न होगी। और इसी की वजह से सुबह बनी हुई सब्जी या सुबह का जो दूध है वो शाम होते होते खट्टा हो जाता है, या उसके स्वाद में क्या होता है? खट्टापन आ जाता है, अर्थात स्वाद भी खराब हो जाता है, साथ ही साथ गंध भी जो है बिगड़ जाती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है। राइट। और इसी वजह से, इसी विकृत गंधिता को रोकने की वजह से ही गर्मियों के दिन में फ्रीजर में ही दूध एवं सब्जियों को, या जो तेल युक्त सब्जी है उसको फ्रीजर में रखा जाता है। क्लियर। अब तीसरा यहां पर हो जाएगा वायुरोधी बर्तनों में। देखिए, जो खाद्य सामग्रियां होती हैं, राइट, खाद्य सामग्री है, यदि आप उसको खुला छोड़ेंगे तो खुला छोड़ने से वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ में उसकी अभिक्रिया होगी, और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने की वजह से क्या होगी? विकृत गंधिता होगी, अर्थात उस खाद्य पदार्थ के स्वाद में एवं गंध में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए भोज्य पदार्थों को वायुरोधी, राइट, एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है। अब चूंकि एयर टाइट कंटेनर्स अर्थात ऐसे कंटेनर्स जिसमें वायु नहीं होती है, और यदि वायु नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होगा, और उस वजह से भोज्य पदार्थों पे विकृत गंधिता नहीं होगी, अर्थात उनका स्वाद एवं उनके गंध में परिवर्तन नहीं होगा। यही कारण है कि जो चिप्स के पैकेट है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन जो है भरी जाती है। राइट। क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस होती है वो कैसी गैस होती है? राइट, एक अक्रिय गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस जो है चिप्स या भोज्य पदार्थों के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए नाइट्रोजन युक्त जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो खराब नहीं होते। तो जो चिप्स के पैकेट हैं या कोई भी अन्य नमकीन है या अन्य कोई भी खाद्य सामग्री है, उसके पैकेट में नाइट्रोजन भर देंगे तो विकृत गंधिता नहीं होगी, और यह ऑक्सीजन को हटाने के लिए ही किया जाता है। तो चिप्स के पैकेट में या फिर नमकीन के पैकेट में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसी गैस भर दी जाती है ताकि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ना हो। इसके साथ ही आपने ये भी आपको पता होगा कि जो वल्व होता है, वल्व में भी अक्रिय गैस भरी जाती है। उसका कारण क्या है?
राइट। यदि वल्ब में वायु भरी होगी तो वल्ब का जो फिलामेंट है या तंतु है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर हो सकता है वो उसमें आग भी लग जाए। इसीलिए तो बल्ब में भी ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, बल्ब में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए आर्गन या फिर अन्य अक्रिय गैस भरी जाती है। क्लियर। फिर अगला हो जाएगा कि जैसे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि क्या कारण है कि गर्मियों के दिनों में जो कागज है वो पीले कलर का हो जाता है, राइट। तो जो सफेद कागज है वो पीले कलर का हो जाता है, उसका कारण ये है कि कागज में भी जो सेल्यूलोज होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो कागज का सेल्यूलोज के साथ ऑक्सीकरण की वजह से ही कागज जो है पीले रंग का हो जाता है। क्लियर। तो ये सभी हमने यहाँ पर जो है विकृत गंधिता या ऑक्सीकरण के जो है जितने भी उदाहरण है उनको हमने समझे। तो ऑक्सीकरण के कारण ही विकृत गंधिता होती है। इसी वजह से वायुरोधी बर्तनों में ही भोज्य पदार्थों को रखा जाता है। चिप्स की पैकेट में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और इसके साथ ही जो सफेद कागज है वो पीला पड़ जाता है। ये सभी ऑक्सीकरण की वजह से ही होता है। अगला क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा या रिडक्शन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो देखिए रासायनिक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाता है तो उसको ही अपचयन कहते हैं, राइट। जैसे इस उदाहरण में अगर हम देखें तो ये CuO है और ये H2 है, तो इसमें CuO में से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो इसको ही क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपचयन का उदाहरण हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और आपको पढ़नी है, वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो कभी कभी हो सकता है एग्जाम में रेडॉक्स अभिक्रिया भी पूछ ली जाए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी। देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण, राइट, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन, राइट, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ होता है तो उसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण आपके सामने लिखा है, राइट। दरअसल हमने देखा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर। और यहाँ पर CuO में से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपचयन प्रक्रिया हो जाएगी। अर्थात इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ हो रहा है, तो यही अभिक्रिया किसका उदाहरण हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगी। क्लियर। अब हम समझते हैं यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया। रिवर्सिबल क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम समझते हैं। रिवर्सिबल का सीधा सा मतलब हो जाएगा कि रिएक्शन कैसी हो जाए, रिवर्स हो जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की परस्पर अभिक्रिया से उत्पाद प्राप्त होता है, साथ ही उत्पाद में पुनः परस्पर अभिक्रिया होने से अभिकारक बनते हैं, वही क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की परस्पर अभिक्रिया से उत्पादक बनते हैं तथा उत्पादों में, राइट, उत्पादों में पुनः परस्पर अभिक्रिया हो जिससे अभिकारक बने, तो उसको ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में क्या होती है, संपन्न होती है। अर्थात अभिकारक उत्पाद में प्राप्त होता है और उत्पाद पुनः अभिकारक में प्राप्त होता है, इसीलिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। और जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ये पूर्ण नहीं होती है। उसका कारण यह है कि यह पूर्ण अवस्था में प्राप्त इसीलिए नहीं होती है क्योंकि अभिकारक उत्पाद में बनता रहता है, राइट। जैसे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन ये आपस में जुड़कर अमोनिया बनाते हैं, तो अमोनिया नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए जो यह अभिक्रिया है पूर्ण अवस्था में प्राप्त नहीं होती है क्योंकि यह दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। अच्छा, पीएचसी की दृष्टि से जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है इसका सबसे जो ज्यादा महत्व है वो होता है द्वितीयक सेल में।
क्लियर। अगर आप देखें तो फिजिक्स में हम सेल पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में एक होता है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको एक बार प्रयोग करने से जैसे ही वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनको हमको फेंकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन सेल को हम पुनः जो है चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी सेल होते हैं वो यूज एंड थ्रो होते हैं, एक बार उनमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई तो उन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। वहीं जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं, अर्थात सेकेंडरी सेल में या द्वितीयक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अर्थात द्वितीयक सेल में जब हम सेल से धारा लेते हैं तो उसमें विद्युत अपघट्ट विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित होता है। साथ ही साथ जब हम सेल को चार्ज करते हैं तो वही विद्युत अपघट्ट जो है अवयवों में विभक्त हो जाता है और यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। राइट। तो कुल मिलाकर द्वितीयक सेल में जो अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया ही होती है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अमोनिया का निर्माण। तो यहाँ पर एक फैक्ट याद रखें, हैवर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। ये भी कई बार एमसीक्यूज में पूछा गया है। तो हैवर विधि से अमोनिया का निर्माण, अच्छा अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है और जब हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है तो उसमें Fe उत्प्रेरक उपस्थित होता है जिसमें नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगली हो जाएगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। राइट। यहां पर क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा या इसको नॉन रिवर्सिबल भी कहा जाता है, अनुत्क्रमणीय। राइट। तो ऐसी अभिक्रिया जो कि दोनों दिशाओं में संपन्न नहीं होती है, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक बार उत्पाद में प्राप्त हो जाए तो उत्पाद पुनः क्रिया करके अभिकारक में बदलते नहीं है, उसे ही क्या कहा जाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है। इसमें जो अभिकारक हैं वो उत्पाद में प्राप्त हो जाते हैं और उत्पाद पुनः अभिकारक में नहीं बदलते हैं। अर्थात यह अभिक्रिया जो है पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेती है क्योंकि इसमें एक बार में ही जो अभिकारक है वो उत्पाद में प्राप्त हो जाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। तो जिंक सल्फेट में जब जिंक का राइट H2SO4 से अभिक्रिया होती है तो Zn प्लस का H2SO4, राइट। तो इससे क्या होगा, Zn H2SO4 की अभिक्रिया होगी तो जिससे ZnSO4 प्राप्त होगा, साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। अगली हो जाएगी तीव्र अभिक्रिया या फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। तो जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी परिभाषा, राइट। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को आपस में मिलाने पर तेजी से अभिक्रिया संपन्न होती है या अभिकारकों में तेजी से रासायनिक बदलाव आता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में तेजी से बदलाव आता है या अभिकारकों को आपस में मिलाने से तेजी से अभिक्रिया संपन्न होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर। अब यहां पर जो कई कंपनियां हैं वो, जैसे सीधा हम उदाहरण लेते हैं यहां पर इनो का। देखिए, जब किसी व्यक्ति के पेट में अम्लता या एसिडिटी बढ़ती है, राइट, जब कभी भी आप तेलयुक्त या ज़्यादा वसा युक्त भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो उससे आपके जो पेट है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की वजह से अम्लता बढ़ जाती है जिससे पेट में बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, राइट। और फिर टीवी में ऐड दिखाया जाता है कि कुछ ही सेकंड में आप इनो को लें और आपकी जो है पेट की जो एसिडिटी वो गायब हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि अम्लता जैसे ही बढ़ती है और उस स्थिति में यदि आप क्षार ले लेंगे तो उदासीनीकरण प्रक्रिया होगी जो कि बहुत ही तेजी से होती है। इसीलिए जैसे ही आप इनो लेते हैं तो आपकी एसिडिटी क्या होती है, कुछ ही समय में शांत हो जाती है। तो यहाँ पर जो इनो बनाने वाली कंपनी है, राइट, वो एक तरीके से साइंस का ही इस्तेमाल करके आपको एक तरीके से उनके प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। तो जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है यह बहुत तेजी से क्या होती है, संपन्न होती है, राइट। तो जैसे अगर हम HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में NaOH जो कि क्या है, क्षार है, तो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम क्षार को मिलाएंगे तो तुरंत के तुरंत NaCl बनेगा और H2O बनेगा। अर्थात
यह अभिक्रिया ही क्या होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में राइट, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है इसमें अम्ल को क्षार में या क्षार को अम्ल में मिलाया जाता है और उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही किसका निर्माण होता है, लवण प्लस का किसका, जल का निर्माण होता है। क्लियर। अब हो जाएगी मंद रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर बहुत ही स्लो होती है, कम होती है, या अभिकारकों को आपस में मिलाने पर उनमें बहुत ही कम समय में परिवर्तन होता है, या मंद गति से वह अभिक्रिया संपन्न होती है, तो उसको ही मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जंग लगना बहुत तेजी की अभिक्रिया नहीं होती है, राइट। लोहे को यदि आप नमी युक्त वायु में छोड़ देंगे तो वो 4 से 5 या 8 दिन में उसमें जो है जंग लगने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो लोहे में जंग लगना मंद अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। तो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो है ये टॉपिक जो है हमारे मेंस के सिलेबस में है, इसलिए हो सकता है यहां से अगर प्री में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो प्री के लिए पर्पज से मैं यहां पर आपको इसका जो है अभिक्रिया के रूप में आपको बता दे रहा हूं। क्लियर। तो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया क्या होती है, सीधी सी बात है। देखिए, जब कोई भारी नाभिक राइट, जब कोई एक भारी नाभिक पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी एवं बड़ा नाभिक 2 या 2 से हल्के नाभिकों में टूट जाता है। उस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, विखंडन अभिक्रिया। विखंडन का मतलब क्या हो जाएगा, टूटना हो जाएगा। तो आप सीधा भी याद रख सकते हैं कि जब एक भारी एवं बड़ा नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो उसे ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं, राइट। और नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रिया है उसका प्रयोग 2 जगह पर होता है, राइट। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर हो जाएगा। तो जो परमाणु ऊर्जा है, राइट, तो नाभिकीय रिएक्टर में, राइट, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया के पश्चात ही जो है ऊर्जा बनाई जाती है। और दूसरा क्या होती है, परमाणु बम। देखिए क्या होता है कि जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और दूसरा क्या हो जाएगी, गैर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हो जाएंगी। तो यहाँ पर तीनों फैक्ट्स के को अच्छे से समझना। सबसे पहले क्या हो जाएगी, श्रृंखला अभिक्रिया। कुल मिलाकर क्या होता है कि देखिए, श्रृंखला अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें जो अभिक्रिया स्वतः ही क्या होती है, संपन्न होती रहती है। अर्थात अगर आप उदाहरण से यहां पर समझें तो जब यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो उससे 2 हल्के नाभिक प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं, ये 3 न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन फिर आगे जाकर फिर जो है 3 नई अभिक्रियाओं को उत्पन्न करेंगे, फिर उनसे भी फिर 3 न्यूट्रॉन होंगे। इस तरीके से ये श्रृंखला अभिक्रिया बन जाएगी, राइट। तो श्रृंखला अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो स्वतः ही क्या होती है, चलायमान होती है, उसको श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और श्रृंखला अभिक्रिया यदि नियंत्रित है, यदि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो उससे हम रचनात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रृंखला अभिक्रिया की जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के माध्यम से ही हम नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन के माध्यम से रचनात्मक ऊर्जा जो है उत्पन्न करते हैं, जिससे हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि यही श्रृंखला अभिक्रिया अगर अनियंत्रित हो जाए तो वही बड़े विस्फोट का कारण बनती है, अर्थात परमाणु बम बन जाता है। इसीलिए अगर आप देखें कि अगर किसी भी परमाणु रिएक्टर में अगर धोखे से भी कोई भी घटना घटती है और यदि रिएक्शन कंट्रोल ना हो तो परमाणु भट्टी ही परमाणु बम का कार्य करेगी। क्लियर। चलिए, तो आपको कौन कौन से फैक्ट्स याद रखने हैं। सबसे पहला तो यही कि देखिए, जब बड़ा एवं भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक
छोटे नाविकों में टूटता है तो उसको ही हम नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहते हैं। और नाभिकीय जो विखंडन की अभिक्रिया है जिसमें नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से ही हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, देखिए जो यूरेनियम होता है, तो जब किसी भारी एवं बड़े नाविक, जैसे क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, इस पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यह दो या दो से अधिक छोटे नाविकों में टूट जाता है। अब यहां पर जब भारी नाविक हल्के नाविकों में टूटता है तो उनके द्रव्यमान में क्या होता है, कमी आती है, और जो द्रव्यमान में कमी आती है वही ऊर्जा के रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। अर्थात इस अभिक्रिया में उच्च ऊर्जा जो है मुक्त होती है। राइट, तो नाभिकीय विखंडन में उच्च ऊर्जा मुक्त होती है, साथ ही साथ 2 या 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। तो दो चीजें ये हो गई। साथ ही साथ हो सकता है कि एमसीक्यूज में आपको जो जितनी भी यहाँ पर रिएक्शंस लिखी हैं ये आप समझना, ये एक ही रिएक्शन नहीं है। देखिए जब यूरेनियम 238 है तो वो बेरियम 56 148 एवं क्रिप्टॉन 88 में टूटेगा और उससे 3 न्यूट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं। तो यहां पर ये जो रासायनिक अभिक्रिया का जो फॉर्मूला है ये आप याद रखना। तो यूरेनियम 238, बेरियम 148 और क्रिप्टॉन 88 में टूटता है और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। या फिर अगर हम देखें तो यूरेनियम क्या 235, जब यूरेनियम 235 पर 1 न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो यूरेनियम 236 में परिवर्तित हो जाता है, और यूरेनियम फिर 236 जो है बेरियम 144 और क्रिप्टॉन 89 में टूटता है, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन जो है उत्सर्जित होते हैं। या फिर यूरेनियम 235 पर अगर 1 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है तो उससे यूरेनियम 236 बनता है। तो यूरेनियम 236 बेरियम में नहीं टूटेगा तो वो किसमें, लैंथेनम में टूटेगा। तो लैंथेनम 148 और ब्रोमीन 89 में टूटता है। तो यहां से एमसीक्यूज बन सकता है कि जब यूरेनियम 235 पर 1 न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो लैंथेनम के साथ साथ और कौन सा नाभिक प्राप्त होता है। तो यदि एक नाभिक लैंथेनम का है तो दूसरा नाभिक किसका होगा, ब्रोमीन का होगा और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। वैसे ही जब यूरेनियम 235 पर 1 न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है और यदि इससे क्या बनेगा, यूरेनियम 236 बनेगा। तो यदि एक नाभिक जिनोन का है तो दूसरा नाभिक किसका होगा, स्ट्रोंशियम का होगा। कुल 2 चीजें याद रखनी है। यूरेनियम जो 238 है या 236 है वो बेरियम एवं क्रिप्टॉन में टूटता है, क्लियर। यदि यूरेनियम 236 का एक नाभिक लैंथेनम का है तो दूसरा किसका होगा, ब्रोमीन का होगा। और यदि यूरेनियम 236 का एक नाभिक जिनोन है तो दूसरा क्या होगा, स्ट्रोंशियम होगा। ये अगर आपने याद कर ली तो ये यहाँ से कोई भी क्वेश्चन फिर आपसे मिस नहीं होगा। फिर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया को भी समझते हैं। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया सबसे पहली चीज क्या होती है, तो जब दो या दो से अधिक छोटे नाभिक, राइट, या हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े एवं भारी नाभिक को बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक छोटे एवं हल्के नाभिक आपस में जुड़कर जब बड़े एवं भारी नाभिक को बनाते हैं तो उसको ही नाभिकीय संलयन कहते हैं, राइट। और जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है यह अत्यधिक तापमान पर एवं अत्यधिक दाब पर होती है। यही कारण है कि नाभिकीय संलयन की वजह से ही सूर्य एवं तारों में, राइट, तो जो सूर्य है एवं जितनी भी तारे, तो सूर्य एवं तारों में ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा है उसका उत्पादन नाभिकीय संलयन की वजह से ही होता है। और जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है ये अत्यधिक ताप एवं दाब पर होती है। यही कारण है कि सूर्य एवं तारों में तो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, लेकिन पृथ्वी पर आज तक नाभिकीय संलयन से हम रचनात्मक ऊर्जा का निर्माण नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ नाभिकीय संलयन में जो छोटे छोटे एवं हल्के नाभिक होते हैं वो एक भारी नाभिक में परिवर्तित होते हैं, तो इससे द्रव्यमान में जो क्षति होती है वही ऊर्जा के रूप में क्या होती है, विमुक्त होती है, राइट। इसीलिए नाभिकीय विखंडन से अधिक ऊर्जा किसमें, नाभिकीय संलयन में उत्पन्न होती है, राइट। तो 2 फैक्ट याद रखें, नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है नाभिकीय संलयन में।
परंतु नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया है वो अत्यधिक ताप एवं अत्यधिक दाब पर ही संपन्न होती है। राइट, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यहां पर ये जो 2 एवं 3 लिखा है मतलब ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन का H2 मतलब ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं और उससे 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। वहीं ड्यूटेरियम एवं ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के दोनों जो आइसोटोप हैं ड्यूटेरियम एवं ड्यूटेरियम आपस में मिलते हैं तो उससे हीलियम का भारी नाभिक बनता है, साथ ही साथ 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से ये 14 प्रकार की जो है रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पर अभिक्रिया की दर को समझते हैं कि रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अभिक्रिया की दर क्या होती है। क्लियर? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त होने वाले उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ में जो परिवर्तन आता है उसे ही क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं प्राप्त होने वाले उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात जब अभिकारक जल्दी से उत्पाद में प्राप्त हो जाए, राइट, तो वह अभिक्रिया क्या होगी? तीव्र होगी। और यदि अभिकारक जो है कम मात्रा में उत्पाद में प्राप्त हो रहे हैं तो वह अभिक्रिया क्या होगी? मंद होगी। अब जो अभिक्रिया की दर है उसको प्रभावित करने वाले कई कारण होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? अभिकारकों की सांद्रता, फिर तापमान, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल और उत्प्रेरक। यहां से भी एमसीक्यूज बन सकता है कि कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। हो सकता है ये दे दिए, ताप दे दिया, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, उत्प्रेरक दे दिया और पदार्थ का द्रव्यमान दे दिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पदार्थ का द्रव्यमान हो जाएगा। तो हम एक एक करके समझते हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला हो जाएगी अभिकारकों की सांद्रता या कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि हम अभिकारकों की सांद्रता में बढ़ोतरी करेंगे तो उससे अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो पहला फैक्ट यहीं पर आप याद रखें कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। अर्थात यदि अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो उससे अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा? तापमान हो जाएगा। तो देखिए ताप बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया की गति हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। यही कारण है कि भोज्य पदार्थ शीत ऋतु में, ठंड के दिनों में उनका ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसी वजह से विकृत गंधता नहीं आती है। परंतु गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ जाता है, इसी वजह से वही दूध एवं वही भोज्य पदार्थ शाम तक विकृत गंधता के कारण उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है। और यदि अभिक्रिया का 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ जाता है तो उससे अभिक्रिया की दर जो है क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तीसरा हो जाएगा अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अभिक्रिया की दर पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसी वजह से यदि अभिकारकों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने से पृष्ठ क्षेत्रफल भी क्या होगा? बढ़ जाता है और इसी वजह से अभिक्रिया की दर जो है वो तीव्र गति से हो जाती है। चौथा क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक। पहली चीज तो उत्प्रेरक क्या होता है? देखिए उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को तीव्र कर देता है, परंतु उससे रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? अर्थात वह अभिक्रिया की दर को तेज या कम कर देता है, राइट, और वह उत्पाद को मतलब अभिकारक जो है वो उत्पाद में प्राप्त होगा। अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिकारकों का जो है आणविक या आयनिक पुनर्व्यवस्थापन है वह प्रभावित नहीं होता है। तो उत्प्रेरक या कैटलिस्ट वह पदार्थ होता है जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया की दर को तीव्र कर देता है, राइट। और उत्प्रेरक दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं तो वहीं कुछ अभिक्रियक
की जो दर को घटा देते हैं। जो अभिक्रिया दर को बढ़ा देते हैं उनको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और जो अभिक्रिया दर को घटा देते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस तरीके से भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।